नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आज आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प 2.0 पर न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री की एक और नई क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एंड आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। एंड आज के इस चैप्टर में आपको प्राचीन भारत के इतिहास क्लास 6 की एनसीईआरटी में जैसा कि आपको हर चैप्टर में देखने को मिलता है, इस चैप्टर में भी देखने को मिलता है। एंड इस चैप्टर में हम ये देखें कि भाई जो आदि मानव था, जिसको हम लोग आरंभिक मानव कहते हैं, उन्होंने किस प्रकार, जैसे पहले आप देखोगे वो घूमते रहते थे, घूम घूम करके शिकार करके खा लिया, फल मिल गए खा लिया, तो मतलब प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर थे। तो उस लेवल से उठ करके किस प्रकार से उन्होंने अनाज को उगाना शुरू कर दिया, ठीक है, भोजन उत्पादन का किस प्रकार से उन्होंने घर बनाने शुरू कर दिए, किस प्रकार से उन्होंने अनाज के लिए खेती करनी शुरू कर दी, किस प्रकार से जानवरों को पालना शुरू कर दिया, यानी कि आरंभिक मानव ने विकास कैसे किया, इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे। चलिए, इससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, जो लोग नए हैं उनको बता दें हमारे चैनल पर क्लास 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी का कोर्स चल रहा है। इसमें हम एनसीईआरटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस की जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट क्लासेस करवा रहे हैं। एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लासेस आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेगी। एंड इसके अलावा ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस की क्लासेस हम हमारे दृढ़ संकल्प चैनल पर, जो कि हमारा मेन चैनल है, उस पर करवा रहे हैं। उसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो जाकर के आप उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। एंड बीच में हम आपसे नहीं कहेंगे कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो वगैरह, तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक कर देना, और अगर नहीं अच्छा लगता है वीडियो तो लास्ट में डिसलाइक करके जाना, और एक कमेंट में जय हिंद जरूर लिख देना। चलिए, इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे आज के इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक आपको देखने को मिलता है आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। देखो, उस टाइम में अगर आप देखोगे तो लोगों के पास में घर वगैरह थे नहीं, ठीक है, और आरंभिक मानव को ज्ञान भी नहीं था। अब प्रश्न यहां पर ये खड़ा होता था कि जब इनके पास में घर वगैरह नहीं थे तो इन्होंने डायरेक्टली घर क्यों नहीं बनाए, ये आखिरकार इधर उधर क्यों घूमते रहते थे। तो आरंभिक मानव के विषय में जानकारियां हमको जितनी भी मिलती हैं, वो सारी की सारी जानकारियां हमें पुरातत्वविदों द्वारा की गई खोज और गहन अध्ययन से प्राप्त होती हैं। जो पुरातत्वविदों ने खोज की और भी जितनी भी जानकारी निकाली, उसके माध्यम से ही हम आरंभिक मानव के बारे में जान पाए। इनके बारे में कोई भी लिखित स्रोत पहले से अवेलेबल नहीं था, ठीक है, जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। याद रखना, आरंभिक मानव हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में आज से 20 लाख साल पहले रहा करते थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। पिछली बार कमेंट में एक आ रहा था कि पिछली क्लास में आ रहा था कमेंट बॉक्स में कि क्या क्या लिखना है, ये बताते चलिएगा, ठीक है। तो देखो, लिखने के लिए ऐसा है कि ये क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री है, और क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री में आपको बहुत सारी बातें जो दी जा रही हैं वो बेसिक्स के साथ में दी जा रही हैं, बेसिक बातें ज़्यादा दी गई हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्चुअल बातें जो हैं जिनके ऊपर डायरेक्टली प्रश्न बन सकता है, चीज़ें कम मिलती हैं, बट स्टोरी जो होती है आपकी इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप एनसीईआरटी को डायरेक्टली यहाँ पर समझ सकते हो हमारे लेक्चर्स में, तो आप समझ लो, ठीक है। एंड हमारे नोट्स को परचेस कर लेना। नोट्स जिन लोगों को परचेस करने हम आपको बता दें, हमने हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जिस पर मैसेज करके आप हमसे एनसीईआरटी के नोट्स परचेस कर सकते हो। अदरवाइज हमने हमारे नोट्स की लिंक भी दे दी है, लिंक 1-2 दिन के अंदर वहां पर आ जाएगी। जैसे 3 से 4 हम क्लासेस करवाएंगे, उसके माध्यम से आप नोट्स को परचेस कर सकते हो। जो फैक्चुअल जानकारी जिसके ऊपर डायरेक्टली प्रश्न बन सकता है, वो हम आगे से अब पॉइंट बताते चलेंगे, तो उनको आप नोट करते चलिएगा। बाकी स्टोरी जितनी हम लेकर के आते हैं चैप्टर में, पूरे चैप्टर का निचोड़ लेकर के आते हैं, ये आपको पूरा ही याद करना होगा। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 का वीडियो जो लोगों ने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने पूरी प्लेलिस्ट दे दी है, जाकर के चैप्टर नंबर 1 का वीडियो जरूर देख लेना। चलिए, इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हमारे यहां पर आरंभिक मानव जो है आज से लगभग 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम इन्हें उनके भोजन खाने के आधार पर आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। किस नाम से? आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से इनको जाना जाता है। ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 20 लाख साल पहले रहा करते थे और इनको इनके भोजन खाने के आधार पर आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से हम इनको जानते हैं, ठीक है। एक प्रश्न आया था कि संग्राहक किसे कहते हैं। देखो, संग्राहक का अर्थ होता है जो व्यक्ति चीजों का संग्रह करता है। जैसे कि आपके घर पे अगर आप देखोगे, आपके घर में जो व्यक्ति प्रमुख कमाने वाला है, जो आपके घर की रोजी रोटी चलाता है, वो आपके घर का प्रमुख संग्राहक है, क्योंकि वो धन का संग्रह करता है और उसी धन से आप अपनी रोजी रोटी चलाते हो, ठीक है। तो उसी तरह से पहले भी कुशल संग्राहक हुआ करते थे, जिनमें इनका नाम आता है, ठीक है। आमतौर पर वे खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां पकड़ते थे,
थे, चिड़ियों को पकड़ते थे, फल मूल, मूल अर्थात जड़, और फल अर्थात कई सारे पेड़, फलों की कई सारे पेड़ थे जिनकी जड़ों को खाया जाता था। आपने नाम सुना होगा कंद मूल फल, ठीक है, वो भी एक प्रकार की जड़ी थी, इसमें मूल शब्द का इस्तेमाल होता है यानी कि जड़। और गाजर है, मूली है, इसमें जड़ होती है जिसको हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इत्यादि का संग्रह किया करते थे, ठीक है। ये जो आदि मानव थे इतनी चीजों का संग्रह किया करते थे और इनको खाया करते थे। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न यहां पर ये खड़ा होता है कि आखिरकार ये जो आदि मानव थे, ठीक है, या फिर आरंभिक मानव थे, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर इधर वो घूमा क्यों करते थे? इसके पीछे का रीजन क्या था? जब इनको शिकार करके ही खाना है तो कहीं भी शिकार करके खा सकते हैं, एक ही स्थान पर क्यों नहीं रहते भाई? बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल क्यों करना? इसके लिए 4 कारण दिए गए, चैप्टर में कम दिए गए थे बट 4 कारण मैंने एक्चुअली यहां पर रखे। इन चारों कारणों को समझो। अगर वो एक ही स्थान पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के जानवरों, पौधों, फलों आदि को खा करके समाप्त कर देते, क्योंकि ये पूरी तरह से प्राकृतिक वस्तुओं पर निर्भर थे। अब आप हमको एक बात बताओ, किसी जानवर को अगर आप एक खेत में छोड़ दोगे, ठीक है, और खेत के चारों ओर बाउंड्री कर दोगे, खेत से बाहर वो नहीं जा सकता, और उस खेत में घास काफी बड़ी मात्रा में है, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, लगभग महीने भर के अंदर वो जानवर उस बाउंड्री के अंदर वाली जो घास है पूरी की पूरी घास को खत्म कर देगा। और वहां पर अगर जानवरों का झुंड है तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। इसलिए इसी तरह से जो ये आरंभिक मानव थे, ये एक ही स्थान पर ज्यादा समय तक इसलिए नहीं रहते थे क्योंकि ये पूर्ण रूप से प्राकृतिक वस्तुओं पर निर्भर थे। ये वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते थे। जैसे आजकल हमारे लोगों को देखोगे, हम गेहूं जो है उसका भी उत्पादन करते हैं, चाहे हर चीज का उत्पादन करते हैं, ठीक है, मानते हैं कि प्राकृतिक वस्तुएं, लेकिन उनका उत्पादन हमारे द्वारा किया जाता है। हम गेहूं बोते हैं, फिर उनको पानी लगाते हैं, फिर उनकी फसल का ध्यान रखते हैं, फिर कटाई करते हैं, मड़ाई करते हैं, फिर उनको घर पे लेकर के आते हैं, संजोकर उसको रखते हैं। पहले के लोग ऐसा नहीं करते थे, ठीक है। अगर ज्यादा दिनों तक एक ही स्थान पर रहते तो खा पी कर समाप्त कर देते, ठीक है। इसलिए उन्हें भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था, ठीक है। याद रखिएगा, ये नोट कर लीजिएगा क्यों जाया करते थे, तो भोजन की तलाश में पहला नोट कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा, जानवरों को शिकार करते करते एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते थे। अब जैसे भाई जानवर है कोई, ठीक है, जानवर का शिकार करने में लग गए, अब जैसे जानवर को पकड़ना चले, अब जानवर क्या है, भागा, तो वो भी उनके पीछे भागेंगे, ठीक है। अब जानवर अगर दूर तक भागता चला गया तो वो भी दूर तक भागते चले आएंगे, क्योंकि उनको चिंता नहीं है घर की, ठीक है। तो ऐसे क्या है कि ये लोग कभी कभी क्या है कि जानवरों को शिकार करते करते दूर तक ट्रैवल कर जाते थे। इसके अलावा तीसरे में मिलता है फल फूल। फल फूल अलग अलग मौसम में आने के कारण उन्हें प्राप्त करने के लिए अलग अलग जलवायु वाले क्षेत्रों में पहुंच जा। जैसे कि आप आम को देखो, गर्मी के सीजन में आता है, अभी गर्मी का सीजन आ गया है, आम आएंगे, बड़ा रसीले आम होते हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे फल होते हैं। इसी तरह से जब सर्दी का सीजन आता है तो अलग प्रकार के फल आते हैं, और बरसात का सीजन में अलग प्रकार के फल आते हैं, जामुन आते हैं। अगर आप सर्दी के सीजन में देखोगे तो अलग प्रकार के फल देखने को मिलेंगे। बरसात में भी देखोगे सेब जो हैं वो हमारे यहाँ पर क्या है, सस्ते हो जाएंगे, ठीक है, और जब सर्दी आती है तो ये महंगे हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से मौसमी फल होते हैं। तो मौसमी तरबूज जो है गर्मी में आता है, खरबूजा गर्मी में आता है, सर्दी में आने वाले फल जो है वो बहुत अलग होते हैं। तो इसी तरह से कहा जाता है जो फल है ये अलग अलग मौसम में आते हैं। तो मौसम की वजह से ये अलग अलग फल और फूल को प्राप्त करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल करते थे। इसके अलावा चौथा कारण है मौसम परिवर्तन से होने वाले प्रभावों, जैसे कि सूखा, बाढ़ इत्यादि के कारण ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। देखो यहाँ पर ऐसा है कि जैसे कि कोई नदी है, ठीक है, बरसात आई, नदी भर गई, ठीक है। अब वो नदी है, उसके किनारे लोग तब तक रहेंगे जब तक उसमें पानी है, ठीक है। और पानी जैसे उसमें सूख जाएगा तो ये वहां से एक दूसरे स्थान पर ट्रैवल करके जाएंगे कि भाई हमें पानी चाहिए, बिना पानी के लोग नहीं रह सकते। तो ये लोग ऐसे स्थान की खोज करते थे जहां पर इनको बहता हुआ पानी मिले, जो नदी हमेशा रहे, या फिर ऐसी नदियां जहां पर ही रहते थे और वो नदियां सूख जाती थी तो पानी की तलाश में दूसरे स्थान पर जाया करते थे। फिर मान लो कहीं रहते वहां पर बाढ़ आ गई तो बाढ़ की वजह से भी दूसरे स्थान पर पहुंच जाया करते थे। तो ये कुछ कारण थे जिस वजह से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल किया करते थे। अगला पॉइंट मिलता है आरंभिक मानव के बारे में हमको जानकारी कैसे मिलती है। सबसे पहले पॉइंट में कहा जा रहा है कि पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिलती हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यानी आदि मानव जिन वस्तुओं का इस्तेमाल किया करते थे वो वस्तुएं हमारे आज के पुरातत्वविदों को प्राप्त होती हैं, जिनसे हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों के औजार बनाए हों,
इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। ठीक है, देखो हड्डियों और जो लकड़ियों के औजार बनाए गए थे ये आज बड़ी मात्रा में बच नहीं पाए, क्योंकि ये औजार जो थे धीरे धीरे समाप्त हो गए। ठीक है, लकड़ी को आप कितने भी दिन तक संजो कर रखोगे, आज नहीं तो कल उसमें दीमक लग जाएगी और वो खत्म हो ही जाएगी। फिर उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर कीड़ा लग जाता है, वो बुरादा बन जाता है, समाप्त हो जाता है। बट पत्थर नहीं खत्म होता है। ठीक है, पत्थर जल्दी खत्म नहीं होता है। तो ये लोग जहां पत्थर के औजार बनाए करते थे, तो पत्थर के औजार आज भी मौजूद हैं, जो कि हमारे पुरातत्वविदों को प्राप्त हुए हैं जहां पर ये रहते थे वहां से। इसके अलावा हड्डियों के औजार कई सारे प्राप्त हुए हैं, जो कि साक्ष्य के रूप में एक कार्य करते हैं, इनके बारे में जानकारी हमको देते हैं। कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे भी औजार इन्होंने बना करके रखे थे नुकीले, जिनसे ये मांस को काट सकें या फिर जानवर की खाल को उतार सकें, क्योंकि ये खाल वगैरह ही पहना करते थे। पेड़ों के पत्ते लपेट लिए, फिर खाल को सुखाकर लपेट लिया, इस प्रकार की चीजें पहना करते थे। तो इसके लिए भी काम करते थे। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार भी बनाए जाते थे, जो कि आज हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे कोई पत्थर है, पत्थर को नुकीला बनाया गया, नुकीला बनाने के बाद में उसमें एक डंडा बांध दिया। ठीक है, अब डंडा बांध दिया तो वो दो प्रकार के काम कर सकता है। एक तो या तो उसकी कुल्हाड़ी टाइप की बना दी, या तो उसका भाला टाइप का बना दिया। तो भाला है कि दूर से जानवर का शिकार करने के लिए फेंक के मारते थे, और कुल्हाड़ी है तो उससे क्या है कि पेड़ को काटना है, पेड़ को छीलना है, इस प्रकार के काम किया करते थे। तो इनसे हमको इनकी जानकारी मिलती है। चलिए, इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट मिलता है रहने की जगह निर्धारित करना। यानी कि जो लोग थे, आदि मानव थे या फिर हम आरंभिक मानव कहें, इन लोगों ने रहने के लिए कौन सी जगह निर्धारित की, कहां पर रहते थे। मैप में पिछली बार कमेंट आया था, लास्ट में आपने कमेंट किया था, मैं देख नहीं पाया था। अगर आप बीच में कहते तो मैं थोड़ा बहुत उसको ध्यान भी देता। देखो क्या है कि पिछली बार जब क्लास ले रहे तो हमने मैप को जूम करके नहीं दिखाया था, इस बार दिखा देंगे, आप देख लेना। ठीक है, डिटेल में। तो रहने की जगह निर्धारित करना, पहले बिंदु में कहा जा रहा है कि लाल त्रिकोण के यहां पर जो निशान दिए जा रहे हैं वे बेपुरा स्थल हैं, जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा और भी कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। ये लोग रहने के लिए ऐसे स्थानों का चुनाव किया करते थे जहां इनको भोजन की सुविधा हो, जैसे शिकार, फल फूल, जड़, पानी इत्यादि आसानी से प्राप्त हो सके। तो यहां पर कहने का अर्थ है, जो ये आखेटक खाद्य संग्राहक लोग थे ऐसे स्थान पर रहते थे जहां पर इनको सबसे पहला क्या है कि पानी की सुविधा हो। ठीक है, पानी की सुविधा हो, दूसरा भोजन की सुविधा हो। ठीक है, पानी की सुविधा हो और भोजन की सुविधा हो। एक और चीज यहां पर याद रखते थे कि भाई सुरक्षा भी ये देखते थे। ठीक है, रहने के लिए ऐसे स्थान को देखते हैं जहां पर इनको सुरक्षा मिल सके। अब मैप में लाल त्रिकोण वाले निशान दिए गए। ठीक है, तो लाल त्रिकोण वाले निशान अगर आप ऊपर से देखोगे तो मध्य भारत में आपको जो ये वाला इलाका मिलता है, मध्य भारत में बिंद वाली जो पहाड़ी वाला इलाका मिलता है, यहां पर भीमबेटका नाम का एक स्थान है, वहां पर इनके होने के साक्ष्य मिले हैं कि भाई यहां पर आखेटक खाद्य संग्राहक लोग रहा करते थे। इसके बाद में हुंसकी नाम का एक स्थान है जहां पर लोग रहा करते थे। इसके अलावा कुरनूल की जो गुफाएं हैं यहां से भी साक्ष्य मिलते हैं, तो यहां पर भी ये लोग रहा करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की ओर जाते हैं। भाई देखते हैं आगे क्या दिया जा रहा है। अगले बिंदु में, एक मिनट, अगले बिंदु में कहा जाता है जो नीले वर्ग हैं, नीले वर्ग यानी कि ये वाले हल्लूर हो गया, मेहरगढ़ है, बुर्ज होम है। ठीक है, इसके अलावा ये महागढ़ा है, कोल्डियवा है, ये आपको चिरांद मिलता है। ठीक है, चिरांद है, हाँ चिरांद है। इसके अलावा ये आपको दावजली हेडिंग मिलती है। ठीक है, ये आपको पयमपल्ली मिलती है। तो ये जो इलाके हैं, ठीक है, कहा जाता है नीले वर्ग में प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषक और पशुपालक के होने के साक्ष्य मिले। यानी कि सबसे पहले जहां पर खेती करना शुरू की गई उनके द्वारा जो साक्ष्य छोड़े गए, वो जो साक्ष्य हमको मिलते हैं, वो साक्ष्य यहां पर दिखाए जा रहे हैं कि भाई जो नीले रंग के वर्ग यहां पर दिए जा रहे हैं, जैसे कि मेहरगढ़ हो गया, बुर्ज होम है। ठीक है, यहां पर आपको दावजली हेडिंग मिलता है। ठीक है, ये आपको चिरांद मिलता है, ये आपको मिलता है कोल्डियवा है, महागढ़ा है। ठीक है, महागढ़ा, कोल्डियवा, ये आपकी जो आपका जो दक्षिण वाला इलाका है कहते हैं, हाँ, यहाँ पर जो विंध्य वाली इस पर्वत श्रृंखला है उसके दक्षिण में यहाँ पर आपको ये इलाका देखने को मिलता है। पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर ये जो बिंदु है नीले रंग के, ये दर्शाते हैं कि भाई यहाँ पर पहले कृषक यानी खेती करने वाले और पशुपालक जो पशुओं का पालन करते थे, ये लोग रहते थे। और वो लोग जिन्होंने यहाँ पर पशुओं को पालना शुरू किया था, ठीक है, मतलब आरंभिक पशुपालक यहाँ पर रहा करते थे। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्व
पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए। ठीक है, पूरे भारत में लगभग हम कह सकते हैं। सबसे पहले कहा गया पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, यानी कि पश्चिम और उत्तर, जिसमें आप देखते हो मेहरगढ़ और बोरझोम। ठीक है, ये दो इलाके मिल जाते हैं। दूसरे में कहा जा रहा है आधुनिक कश्मीर, तो आधुनिक कश्मीर आपका ये हो गया। ठीक है, तो आधुनिक कश्मीर ये जो आपका यहाँ पर बोरझोम वाला इलाका है जहां पर देखने को मिलते हैं साक्ष्य। फिर पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में, अब पूर्वी भारत अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दार्जिलिंग मिल गया और चिरांद मिल गया। ठीक है, इसके अलावा ये भी हमारा पूर्वी दक्षिणी भारत में ही आ जाता है। और ये आप देख सकते हो नीचे हल्लूर हो गया, पयमपल्ली हो गया। तो यहां पर लगभग पूरे भारत में साक्ष्य मिलते हैं इन कृषकों और पशुपालकों के। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले जानवरों को और कृषकों को पालना शुरू किया था। ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि भाई सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती कहां पर की गई स्त्री पुरुषों के द्वारा। कमेंट बॉक्स में आप हमको बताइए कि सबसे पहले गेहूं और जौ की खेती किसके कहां पर की गई थी। ठीक है, कहां, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप जल्दी से दीजिएगा। एंड इसके बाद में हमने भी डिस्कस किया था कि सबसे पहले चावल की खेती कहां पर की गई। तीनों की बताओ कमेंट बॉक्स में कि चावल की खेती, गेहूं की खेती और जौ की खेती सबसे पहले कहां पर की गई हमारे भारत देश में। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगले पॉइंट में कहा जा रहा है, साथ ही इस बात का भी लोग ध्यान रखते थे कि इनको कोई जंगली जानवर ना खा जाए, यानी कि जब भी ये रहने के लिए जगह निर्धारित करते थे तो ऐसी जगह निर्धारित करते थे जहां पर इनको जंगली जानवरों का खतरा कम से कम हो, कि ऐसा ना हो कि एक घर पे बैठे हैं और मतलब इनको कोई जंगली जानवर आया वो खा गया। ठीक है, सो रहे हैं, कोई जंगली जानवर आया और इनको नोच खा गया। ठीक है, तो ऐसा स्थान जो कि सुरक्षित हो और प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि सर्दी बरसात से बचाव हो सके। तो इसके लिए क्या करते थे ये लोग, कंदराओं और गुफाओं का चयन करते थे। गुफाएं टाइप की जो होती थी, कंदराएं गुफाएं। ठीक है, तो कंदराओं और गुफाओं का चयन करते थे जहां पर ये आराम से रह सके। कंदराएं गुफाएं लमसम एक ही जैसी होती हैं। ठीक है, तो कंदराएं और गुफाओं का चयन करते थे। क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इसलिए ये लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां पर अच्छे पत्थर मिल सके। क्योंकि देखो उस टाइम पर जो औजार बनाए जाते थे या फिर जो भी हथियार बनाए जाते थे वो पत्थरों से ही बनाए जाते थे। पहले लोहा या फिर स्टील या फिर अन्य कोई भी चीज नहीं थी जिससे कि लोग औजार बना सके। तो ये लोग क्या करते थे, ऐसी जगह पर रहते थे जहां पर इनको अच्छे पत्थर मिल सके, ताकि समय समय पर ये अपने औजारों को बना सके और उससे जानवरों का शिकार भी कर सके। ठीक है, तो अच्छे पत्थर जहां मिले और जहां पर सुरक्षा मिले। ठीक है, रहने के लिए क्या क्या पॉइंट थे नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला, जहां पर पानी हो, ठीक है, और भोजन उपलब्ध हो। पानी और भोजन, ठीक है, पानी और भोजन। दूसरी लिस्ट में इनका जो दूसरा इनका वो था वो ये था कि भाई सुरक्षा हो। क्या? सुरक्षा। तीसरा जो इनका आता है वो क्या है, तीसरा इनको मिलता है कि भाई प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा हो। ठीक है, चौथा इनको मिलता है कि भाई जहां पर भी हम रहें वहां पर अच्छे पत्थर हमको मिल जाएं। ठीक है, अच्छे पत्थर, ताकि हम अपने हथियारों को बना सके। तो ये चार ये चीजें देखते थे, जहां कहीं भी होती थी तो वहां पर ये रहने लगते थे। आगे बढ़ते, अब इनके जहां पर भी ये रहे वहां पर कुछ साक्ष्य मिले, उन साक्ष्यों को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शैल चित्रकला की। देखो जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें कुछ दीवारों पर चित्र मिले हैं, जिनमें कुछ उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से भी मिलते हैं। ठीक है, से मिले चित्र है। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी ही कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। यहां पर अगर आप देखोगे भीमबेटका की गुफाओं में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, और आपकी मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश में कई सारी गुफाएं हैं जहां पर देखने को मिलती हैं। ये जो आप देख रहे हो शैल चित्रकला है, इसमें क्या कर रहा है, इसमें हमें इनसे हमें क्या पता चलता है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ये जो चित्र आप यहां पर देख रहे हो, तो यहां पर ये भी देखने को मिलता है ये लोग जहां कहीं भी रहते थे वहां पर कलाकारी भी किया करते थे, और इनकी कला को साफ तौर से आप देख सकते हो। इस प्रकार का चित्र गुफाओं में बना हुआ मिला है, जो कि मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। यानी कि लगभग भीमबेटका की जो गुफाएं हैं और भी कई सारी गुफाएं मिलती हैं, तो वहां पर ऐसे चित्र देखने को मिलते, कलाकारी भी किया करते थे। ठीक है, और बड़ी कुशलता सजीव चित्रण किया गया। यहाँ पर कोई एक व्यक्ति है जो किसी जानवर का शिकार करते हुए यहाँ पर दिखाया जा रहा है। पुरास्थल किसे कहते हैं ये नाम दिया गया था, चूंकि ऐसे टॉपिक पर प्रश्न आते रहते हैं, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हाँ ये भी नोट कर लेना कि मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में शैल चित्रकला देखने को मिलती है। जो टॉपिक है पूरा का पूरा आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एंड ऊपर तो मैं आपको बता चुका क्या क्या नोट करना है। हाँ, ये जो कारण थे, कारण जो मैंने बाद में एक्सप्लेन किए थे वो भी आप नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं।
हाँ, पुरास्थल किसे कहते हैं? तो पुरास्थल उस स्थान को कहा जाता है जहां पर औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। अवशेष किसे कहते हैं? यानी कि बची हुई चीजें, ठीक है। जैसे कि आपने कोई चीज आज के टाइम पर बना रहे हो, उससे उसका जो चूरा बचेगा, ठीक है। आप पत्थर से कोई चीज बना रहे हो, आपने जो चीज बना ली वो आपकी प्रमुख वस्तु हो गई। अब बनाते टाइम उसमें से आपने काट काट के जो चीज निकाल के बाहर फेंक दी, वो बचा हुआ अवशेष होता है, ठीक है। जैसे कि आप कोई मूर्ति बना रहे हो, मूर्ति बनाते टाइम मूर्ति में जितना पत्थर लगेगा वो आपकी मेन मूर्ति हो जाएगी, और मूर्ति को छाट के जो आप निकालोगे वो अवशेष बच जाएगा, ठीक है। तो ऐसा स्थल जहां से मतलब औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। अवशेष उसे भी कहते हैं जो पुरानी वस्तुएं होती हैं, जो उस टाइम पर यूज की गई हो और बच गई हो, ठीक है, नष्ट ना हुई हो पाई हो, बच गई हो, ठीक है, तो उन्हें भी अवशेष कहते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं पर वो छोड़ के चले गए, तो उनको अवशेष कहा जाने लगा, ठीक है। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। देखो है क्या, जैसे कि आप देखोगे कहा जा रहा है ये जो अवशेष है कहाँ कहाँ पर प्राप्त होते हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है कि ये जमीन के ऊपर प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसा स्थान जहाँ पर बाढ़ वगैरह कम आई और ऊंचा इलाका था, तो वहाँ पर जमीन के ऊपर ही ऐसे अवशेष मिल जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या है कि जमीन के अंदर अवशेष देखने को मिलते हैं। सपोज दैट कि भाई एक ये स्थान है जहाँ पर पहले कई साल पहले आरंभिक मानव रहते थे, यहाँ पर शिकार वगैरह किया करते थे और इनके द्वारा इस्तेमाल किए गए औजार यहाँ पर थे, ठीक है। और ये यहां पर कुछ समय तक रहने के बाद में यहीं पर अपने औजारों को छोड़ के चले गए। अब ये एक बन गए, एक प्रकार के अवशेष बन गए, ठीक है। क्या हुआ, जब यहां पर छोड़ के चले गए तो यहां पर इसके बाद में बाढ़ आई तो इसके ऊपर मिट्टी आ गई और ये चले गई बाढ़, ठीक है। ये लेवल जो था थोड़ा सा ऊंचा हो गया, अब जो मिट्टी के अंदर दब गया। फिर थोड़े दिन बाद यहां पर क्या है कि धूल उल, काफी हवाएं चले, धूल उड़ के आ गई। फिर क्या हुआ, कई दिनों के बाद यहां पर पानी वर्षा, ठीक है, तो पानी वर्षा और मिट्टी आ गई। तो ऐसे होते होते ये इतने ऊंचाई तक मिट्टी जम गई। अब जब यहां पर खुदाई की गई तो ये अवशेष प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से भी अवशेष प्राप्त होते हैं। अब कई बार क्या होता है, अभी जैसे आप समुद्र किनारे जाओ, ठीक है, सुनामी वगैरह जब आती है तो आप देखोगे कि सुनामी वगैरह जब आती है तो पानी समुद्र में पहले पीछे जाता है, और जब पीछे आता है तो समुद्र में हमको देखने को मिलता है बहुत ही सुंदर सुंदर चीजें वहां पर जमीन में पड़ी देखने को मिलती हैं। कभी कभी इमारतें देखने को मिल जाती हैं, बढ़िया बढ़िया स्ट्रक्चर देखने को मिल जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि यहाँ पर इतने अच्छे स्ट्रक्चर बनाए किसने, कैसे बनाए गए। देखो कभी कभी क्या हो, जब सुनामी आती है तो मेन जो लैंड होती है, जो जमीन होती है, वो उसमें डूब जाती है, ठीक है, उसके अंदर चली जाती है। तो ऐसा भी है कि समुद्र के अंदर भी और नदी में भी कभी कभी क्या है कि इनके साक्ष्य पाए जाते हैं। अगला पॉइंट मिलता है आग की खोज। आप सभी लोग जानते हैं कि जो आदि मानव थे उन्होंने आग की खोज कर ली थी। तो आग की खोज इन्होंने की, इसके साक्ष्य हमको कहां से प्राप्त होते हैं इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले राख को कुरनूल गुफा में पुरातत्वविदों ने पाया था। कहां पर? कुरनूल गुफा में, ठीक है। कुरनूल गुफा में सबसे पहले आग को पाया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि आरंभिक मानव आग जलाना सीख गए थे और इसका उपयोग ये लोग मांस पकाने, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने और प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया करते थे, ठीक है। तो जो आरंभिक मानव थे वो आग जलाना जानते थे, ठीक है, और आग जलाने के साक्ष्य हमको कुरनूल गुफा से प्राप्त होते हैं। चलिए जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि कुरनूल गुफा किस राज्य में पाई जाती है। अगला पॉइंट, नाम और तिथियां। देखो हम आरंभिक मानव के बारे में पढ़ रहे, हमें यह भी जानना जरूरी है कि आरंभिक मानव जो थे वो किस टाइम पीरियड में थे। हमने तो देख लिया कि आज से लगभग 20 लाख साल पहले थे, ठीक है, 20 लाख साल पहले थे। लेकिन क्या 20 लाख साल पहले से लेकर के और कब तक ये आरंभिक मानव रहे, इस टाइम पीरियड का क्या कोई विभाजन नहीं हम कर सकते? कब इन्होंने अपने आप को अपडेट किया, कब इनके सभ्यता में सुधार आया, इसको अगर देखा जाए तो तिथियां, नाम और तिथियां पर डिसाइड की गई हैं। देखो जिन पुरातत्वविदों ने आरंभिक काल का पूरा अध्ययन किया, अगर आप उनको देखोगे तो पुरातत्वविदों ने आरंभिक काल का नाम पुरा पाषाण काल रखा, ठीक है। ये दो शब्दों से मिलकर के बना, एक तो हो गया पुरा और दूसरा हो गया पाषाण, ठीक है, यानी कि पुरा, और पुरा का अर्थ होता है प्राचीन और पाषाण जिसका अर्थ होता है पत्थर से बना हुआ, ठीक है। तो पुरा पाषाण जो है दो शब्दों से मिलकर बना, पुरा और पाषाण, ठीक है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है, ठीक है, कि भाई पहले क्या है कि सबसे पुराने पत्थर जो प्राप्त हुए हैं उनकी कार्बन रेटिंग निकाली गई, कितने लाख साल पहले इनका यूज किया जाता था। उसके आधार पर डिसाइड किया गया कि भाई इतने लाख साल पहले यहां पर लोग रहते थे और वो इनका यूज करते थे, ठीक है। तो इन्होंने आरंभिक काल का नाम जो है वो पुरा पाषाण काल रखा है, और पुरा पाषाण काल जो दो शब्दों से मिलकर बना, एक पुरा और एक पाषाण, ठीक है। ये नाम जो पुरास्थलों से पत्थर प्राप्त हुए हैं उनके महत्व को बताता है। अब जो पुरा पाषाण काल है ये 20 लाख साल पहले था,
ठीक है, 20 लाख साल पहले से आज से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। यानी कि आज से 20 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 साल पहले के बीच में इस टाइम पीरियड में आरंभिक मानव रहते थे। इनका विकास जो है बहुत ही कम हुआ था। ये पत्थरों का प्रयोग बहुत ही बड़ी मात्रा में किया करते थे। लेकिन जो आपका ये पुरापाषाण काल मिलता है, इसको भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, 3 भागों में। इनका जैसे जैसे इन्होंने अपनी सभ्यता में सुधार किया, जैसे जैसे इनका ज्ञान बढ़ा, तो ज्ञान बढ़ने के आधार पर इनके पत्थरों के औजारों के उपयोग करने के आधार पर, पत्थरों के डिजाइन के आधार पर यहां पर दिया जा रहा है। कैसे समझो, 3 भागों में डिवाइड किया गया। एक है आरंभिक, एक है मध्य और एक है उत्तर पुरापाषाण काल। यानी कि आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण काल नहीं, हाँ उत्तर, जो देखो काल तो पूरा हो गया, ठीक है, पुरापाषाण काल तो पूरा हो गया। इस पुरापाषाण काल को 3 युगों में डिवाइड किया गया, ठीक है। जो पुरापाषाण काल, इसको 3 युगों में डिवाइड किया गया। कितने? 3 युगों में डिवाइड किया गया, ठीक है। उनमें पहला युग आपको देखने को मिलता है आरंभिक पुरापाषाण युग, दूसरा मिलता है आपको मध्य पुरापाषाण युग और तीसरा मिलता है उत्तर पुरापाषाण युग, ठीक है। अब जो मानव इतिहास की 99% कहानियां हैं वो लगभग इसी काल में घटित हुई हैं। किस काल में? पुरापाषाण काल में। क्योंकि अगर इसका टाइम पीरियड आप देखोगे तो आज से लगभग 20 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 साल पहले की बात की जा रही है। और इसी टाइम में मानव ने काफी अधिक विकास भी किया था। अब अगर हम बात करें कि भाई जब आपका पुरापाषाण काल खत्म होता है, या फिर पुरापाषाण काल के अगर हम बीच में युगों की बात करें कि आरंभिक युग, मध्य युग और जो आपका ये उत्तर युग आया, इसकी बात करें तो इस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव, हाँ देखो, जिस काल में हमको पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहा जाता है। देखो जो आपका पुरापाषाण काल है, इसको जो हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, आरंभिक, मध्य और पुरापाषाण। तो आरंभिक में तो आप देखते हो कि भैया बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग होता था और पत्थरों से औजार बनाए जाते थे और उनसे ये लोग अपना जानवरों का शिकार करके और वगैरह पेड़ों को काट पीट के भोजन का संग्रह करते थे और उसका फिर इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय में परिवर्तन आया, ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे समय बढ़ा तो समय बढ़ने के साथ साथ पर्यावरणीय बदलाव हुए। जब पर्यावरणीय बदलाव हुए तो उस टाइम पीरियड को कहा गया मेसोलिथ या फिर आप कह सकते हो मध्य पाषाण युग, ठीक है। इसका समय काल जो रहा है 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले तक माना जाता है। यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो यहां पर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। यहां पर शब्द का इस्तेमाल किया गया पुरापाषाण और यहां पर मध्य पाषाण युग, ठीक है। यहां पर क्या है? पुरापाषाण काल, ये है आपका मध्य पाषाण युग, ठीक है। पुरापाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। पहले भाग में आपको देखने को मिलता है आरंभिक पुरापाषाण युग, दूसरे में देखने को मिलता है मध्य पुरापाषाण युग, तीसरे में मिलता है उत्तर पुरापाषाण युग, ठीक है। अगर हम मध्य की बात करें तो यहां पर मध्य है प्लस पुरापाषाण युग है, ठीक है। जब आपका उत्तर पुरापाषाण युग समाप्त होता है आज से लगभग 12,000 साल पहले, ठीक है, 12,000 साल पहले जब ये आपका उत्तर पुरापाषाण युग समाप्त होता है, जिस समय तक आज से 12,000 साल पहले तक मानव इतिहास की 99% कहानियां घट चुकी थी, उसके बाद में पर्यावरणीय बदलाव होते हैं, ठीक है। और जब पर्यावरणीय बदलाव होते, जिस समय में पर्यावरणीय बदलाव होते हैं उस समय को मेसोलिथ या फिर मध्य पाषाण युग कहा जाता है। यहां पर मध्य पुरापाषाण युग है और यहां पर कहा जाता है मध्य पाषाण, ठीक है। यहां पर पुरा शब्द का इस्तेमाल किया गया यानी कि प्राचीन, ठीक है। और यहां पर केवल, यहां पर क्या है? मध्य केवल पाषाण युग, ठीक है, यानी कि मध्य पत्थरों से बना हुआ युग, ठीक है, यानी कि मध्य काल आप कह सकते हो, ठीक है। प्राचीन काल में मध्य काल, ठीक है। तो यहां पर ये मध्य का समय आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। इसका समय जो है आज से लगभग 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक के टाइम पीरियड को क्या कहा गया? पुरापाषाण काल। फिर आपको 12,000 साल पहले से लेकर के और आपके 10,000 साल पहले तक के टाइम पीरियड को जिसमें आपको पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलते हैं, इसे आप मेसोलिथ कह सकते हो यानी कि मध्य पाषाण युग, ठीक है। फिर इसके बाद में 10,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले शुरू हुआ है आपका नवपाषाण युग, ठीक है। और अभी हमारा ये आधुनिक युग चल रहा है, जिसे हमारा आधुनिक युग चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाँ।
अब आप तो अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। अब जो आपका ये मध्य पाषाण युग था, या फिर हम जिसे मेसोलिथ कह सकते हैं, इस काल में पाषाण औजार जो थे आमतौर पर बहुत छोटे होते गए। ठीक है, यहाँ पर छोटे होते थे, इन्हें माइक्रोलिथ या फिर लघु पाषाण कहा जाता था। जो आपके मेसोलिथ में या फिर मध्य पाषाण युग में अब जो पत्थरों के औजार बनाए जाने लगे उनको बहुत ही छोटा बनाया जाने लगा। जैसे कि आप अगर आज के टाइम पर देखोगे तो पहले जो मोबाइल्स आते थे, ठीक है, पहले देखो कंप्यूटर की हम बात कर लेते, पहले कंप्यूटर काफी बड़े आते थे। ठीक है, सबसे पहले तो बहुत बड़ा कंप्यूटर बनाया गया था। अगर आप उसमें देखो, उसमें 12,000 देखोगे तो कर्मचारी लगे थे बनाने के लिए, उसको असेंबल करने के लिए। इस प्रकार से देखने को मिलता है। और बहुत सारी उसमें बटन्स हुआ कर जिनको ऑन करने के बाद में उस कंप्यूटर को चलाया जाता था। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो पहले जो काम कंप्यूटर किया करते थे इतने बड़े लेवल पर, वो काम आज के टाइम पर मोबाइल कर देते हैं। ठीक है, और जो आज के टाइम पर जो कंप्यूटर काम कर रहे हैं, कल के टाइम पर हो सकता है कि मोबाइल वो काम कर दिया करें। पहले क्या है कि आपको मोबाइल में बटनें दबानी पड़ती थी, अब टच का जमाना आ गया, समय परिवर्तन हुआ। पहले कितने बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, अब देख लो। पहले के औजार और हथियार जो थे वो बड़े हुआ करते थे, आज के टाइम पर आप देखो तो जैसे जैसे समय परिवर्तन आ रहा है, चीजें छोटी होती जा रही हैं। ठीक है, चीजें छोटी होती जा रही हैं, लोग अपडेट करते जा रहे हैं। पहले अगर आप देखोगे तो घरों में बल्ब जो हुआ करते थे वो वैसे टंगस्टन वाले बल्ब चलते थे, जिसके अंदर वो लगी होती थी, मतलब टंगस्टन का तार होता था। ठीक है, मतलब काफी कांच के बल्ब होते थे। अब एलईडी चल रही है, वो ज्यादा पावर कंज्यूम करते थे, आज वाले कम करते हैं। इसी प्रकार से पुरापाषाण युग में आपको बड़े बड़े पत्थरों द्वारा बने गए औजार देखने को मिलते थे। वहीं पर अगर आप मध्य पाषाण युग में आते हो तो यहां पर आपको छोटे, ठीक है, लघु पाषाण देखने को मिलने लगे। छोटे, बहुत छोटे पत्थरों के औजार यहां पर देखने को मिलने लगे। ठीक है, और इनको प्राय माइक्रोलिथ या फिर लघु पाषाण कहा जाता है। ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा नोट करना आप। ठीक है, प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। यानी कि जैसे आज के टाइम पर आप देखोगे एलईडी भी आती है, एंड आपका जो बल्ब पहले आया करता था उसका भी इस्तेमाल होता है। दोनों तरह की चीज़ों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, आप चाहे आज के टाइम पर बल्ब ले लो या फिर एलईडी ले लो, दोनों चीज़ों का इस्तेमाल होता है और दोनों चीज़ें बनाई जाती है। इसी तरह से आपके मध्य पाषाण युग में पुरापाषाण काल के औजार भी बनाए जाते रहे, और साथ ही साथ यहाँ पर छोटे छोटे औजारों को भी अब बनाया जाने लगा था। ठीक है, पहले आप देखते हो तोप चलती थी, कितनी बड़ी तोप थी। ठीक है, घर में रखी जाती थी। अब भाई आप बंदूक जो है ना, वो जिसको कहते हैं रॉकेट, जिसको लॉन्चर कहते हैं, मतलब रॉकेट लॉन्चर हो गया। ठीक है, इसके अलावा और कंधे पर रख करके उसको चलाया जाता है, मुझे उसका नाम नहीं पता है। ठीक है, क्या कहते हैं, कंधे पर रख लो और चला दो। पहले की तोप जो काम करती थी, आज के टाइम में वो कंधे पर रख करके चलाने वाला वो काम कर देता है। एक प्रकार से रॉकेट लॉन्चर ही होता है वो। ठीक है, रॉकेट लॉन्चर छोटा, हमने तो एक प्रकार की टेक्नोलॉजी के बारे में सुना था कि भाई जितनी बड़ी आपकी अटैची होती है, इतना बड़ा एक बॉक्स बनाया गया है, उस बॉक्स के अंदर ही रॉकेट लगा दिए गए हैं। ठीक है, और उसको हाथ से पकड़ करके कहीं भी कोई भी ले जा सकता है और 5 मिनट में असेंबल कर सकता है। और उसके जो एक टेक्नोलॉजी ऐसी मूवी आई थी उसमें हमने देखी थी। ठीक है, और उसी से क्या है कि उसमें दिखा रहे थे कि आप बहुत बड़े बड़े हमले कर सकते हो। उसके अंदर 4 जो तो रॉकेटों को असेंबल कर दिया जाता था, इतने छोटा सा बनाया गया और बहुत ही भयंकर विस्फोट करता था। पहले तोप इतनी बड़ी इतना विस्फोट नहीं कर सकती थी। तो इसी तरह से धीरे धीरे छोटे होते चले गए। ठीक है, इन औजारों की भी हमने बात कर ली। ठीक है, साथ साथ पुरापाषाण युग के औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की अगर हम बात करें तो अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। ठीक है, तो नवपाषाण युग के बारे में जानकारी चैप्टर में नहीं दी गई। मैं चाहता तो अपनी तरफ से जानकारी रख सकता था, बट मैंने सोचा सिलेबस को ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं, जितना दिया गया उतना ही रखते हैं। इससे ज्यादा जानकारी आपको नवपाषाण युग के बारे में डिटेल में पढ़ना होगा तो आप क्लास 12 की एनसीईआरटी हिस्ट्री को एक बार देख सकते हो। क्लास 12 की एनसीईआरटी हिस्ट्री जो है उसमें चैप्टर नंबर 1 में इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है। इसके अलावा और भी टॉपिक है जो कि आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जब जलवायु बदली हमने यहां पर देख लिया, तो जलवायु में जो परिवर्तन आए उसको भी यहां पर देखते हैं। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़ी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्या हुआ, गर्मी तेजी से बढ़ने लगी। इसी कारण कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे, जिससे भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी जो कि घास खाकर जिंदा रह सकते थे। हुआ क्या, जब जलवायु परिवर्तन हुआ तो गर्मी बढ़ने लगी। ठीक है, अब जब गर्मी बढ़ने लगी तो घास वाले जो मैदान थे वो भी बढ़े। ठीक है, जब घास वाले मैदान बढ़े तो घास खाकर जिंदा रहने वाले जो जानवर थे उनकी जनसंख्या बढ़ने लगी। जो लोग इन जानवरों का शिकार किया करते थे वो इन्हीं जानवरों के साथ में मतलब घास वाले मैदान में आ गए और इनके बारे में देखो, इनके साथ ही आए और इनके खाने पीने, आदतों, प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। यानी कि इन जानवरों के बारे में रिसर्च करने लगे कि भाई ये क्या क्या खाते हैं,
कैसे खाते हैं, किस प्रकार से ये प्रजनन करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है, हर प्रकार की जानकारी हासिल करने लगे और धीरे धीरे इनको पालने लगे, ठीक है। ये आपको 12,000 साल पहले जो जलवायु परिवर्तन आए तब से देखने को मिलता है, ठीक है। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में बताया था कि इन सभी के बारे में डिटेल में दिया गया है, तो यहां पर आप समझ सकते हो, ठीक है। जब जलवायु में परिवर्तन आए तो जानवर जो थे इनकी संख्या बढ़ने लगी, तभी जो मानव थे, आरंभिक मानव, ठीक है, जो कि धीरे धीरे और समझदार हो चुके थे, उन लोगों ने इनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी शुरू कर दी, इनको पालना शुरू कर दिया। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे, अपने आप ये अनाज उगने लगे, ठीक है। जब ये अपने आप अनाज उगने लगे तो लोगों ने इनको बटोरना आरंभ कर दिया, और जैसा जानवरों के बारे में इन्होंने जानकारी हासिल की थी, उसी तरह से अनाज के बारे में भी, ठीक है, गेहूं, जौ, धान, इन अनाजों के बारे में भी जानकारी करनी शुरू कर दी कि कब उगते हैं, कैसे उगते हैं, ठीक है, और कैसे इनको अपने पास संजो के रख सकते हैं, इनके बारे में जानकारी करनी शुरू कर दी, ठीक है, और अनाज पैदा करना भी सीख लिया यहां पर। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए, ठीक है, कृषक बन गए, और साथ ही साथ चूंकि ये पशुओं को पालने लगे थे, ठीक है, इस तरह से पशुपालक भी बन गए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया वो था कुत्ता। कुत्ते का जंगली पूर्वज था, ठीक है, जो जंगली कुत्ते थे उस टाइम पर सबसे पहले इनको पालतू बनाया गया। आप हमको कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि भाई सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया। भाई चाहते तो शेर को पालतू बना लेते, ठीक है, जैसे जंगली जानवर कुत्ता था वैसे ही शेर भी था उस टाइम पर, ठीक है, तो शेर को इन्होंने पालतू क्यों नहीं बनाया, इन्होंने कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया, कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। अगले चैप्टर में इसका आंसर हम आपको देंगे। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को भी अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे तो और ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे, और इसी तरह से धीरे धीरे पशुपालक बन गए। यानी इन्होंने क्या किया, सबसे पहले कुत्ते को पाला, कुत्ता पालने के बाद में भेड़, बकरी, गाय, सुअर, इन सभी लोगों को अपने पास आने के लिए आकर्षित करने लगे। इसके लिए इन्होंने क्या किया, अपने घर के पास में घास को, हरी हरी घास को काट के रख लिया कि जब यहां से निकलेगा तो खा लेगा, ठीक है। बकरी के लिए बकरी घास ही खाती है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि भाई जो गाय है वो भी घास ही खाएगी, तो गाय के लिए ऐसी चीजों को, और जैसे गाय है, ठीक है, कोई जंगली जानवर उसको मारने जा रहा था तो जंगली जानवर को मार के भगा दिया। अब जानवर ना बहुत समझदार होता है, अगर आप देखो हमेशा से समझदार थे, आज भी समझदार। अगर आप जानवर की मदद करोगे तो वो आपके पीछे पीछे चल देगा, कोई भी जानवर हो, ठीक है। हम ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखते हैं। अभी ये सोशल मीडिया पर आप देखोगे, एक सारस का वीडियो बहुत ही वायरल हुआ था। एक व्यक्ति था, उसने सारस की एक टांग थी, टूटी थी, तो वो अपने घर पे लेकर के आया, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया था उस सारस का, लेकर के आया, उसकी सेवा की, उसकी टांग को जोड़ा, ठीक है, जोड़ने के बाद में उसका ध्यान रखा, और फिर जब उसे वो छोड़ने के लिए गया तो वो सारस गया नहीं, उसी के साथ में रहने लगा सारस, ठीक है। कुछ समय के बाद वन विभाग के अधिकारी आए और उस सारस को लेकर चले, लेकिन उसका कहना यह है कि आज नहीं तो कल वो सारस हमारे पास फिर से आ ही जाएगा, अपने आप उड़ के आ जाएगा, आप उसे हमारे पास नहीं छोड़ने आओगे, ठीक है, क्योंकि उसका हमारे साथ में बॉन्ड बन गया। इसी तरह से जो जानवर हैं इनको भी उत्साहित करने लगे और अपने पास में लाने लगे, ठीक है, इनकी सुरक्षा करके, और भी कई सारे उनके आक्रमण से सुरक्षा करके, ठीक है। धीरे धीरे ये पशुपालक भी बन गए। आगे बढ़ते एक नवीन जीवन शैली। अब यहां से अगर आप देखोगे तो एक प्रकार की नई जीवन शैली निकल के सामने। जो इंसान पहले केवल शिकार करके खाया करते थे, प्राकृतिक चीजों पर निर्भर रहते थे, अब वो जानवरों को पालने लगे हैं, अब वो खेती भी करने लगे, ठीक है, खेती करना सीख गए, जानवरों को पालना सीख गए। अब जो इनकी नवीन जीवन शैली आती है, इसके बारे में भी पढ़ते हैं। जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल करने के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। अब आप हमको एक बात बताओ, आप अगर कहीं पर व्यापार डालोगे, ठीक है, कहीं पर अपनी फैमिली बसाओगे तो आपको एक ही जगह पर रहना पड़ेगा। अगर आपका कोई व्यापार नहीं है, ठीक है, आपकी कोई फैमिली नहीं है, तो आप चाहे जहां जाओ, ठीक है। साधु संत को देखते हो, कहीं पर भी चले जाते हैं, जिन्होंने संन्यास ले रखा है, जिनके पास कोई परिवार नहीं है, ठीक है, वो आज यहाँ है, क्या पता कल वहां देखने को मिले, 4 दिन यहाँ पर, एक परसों वहां पहुंच गए, परसों वहां पहुंच गए, ठीक है। तो इस तरह से जब तक आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं, आप कहीं भी जा सकते हो, ठीक है, लेकिन जब आप कोई जिम्मेदारी ले लेते हैं तो आपको एक स्थान पर रहना पड़ता है। इसी तरह से जब इन्होंने पौधे उगाना शुरू कर दिया तो लंबे समय तक एक स्थान पर इनको रहना पड़ने लगा। बीज बोने से लेकर फसल पकने तक पौधों की सिंचाई करना, खरपतवार हटाना, जो घास वगैरह उसके ऊपर आ जाती है, खरपतवार उसे कहते हैं, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करना, जैसे काम काफी सारे थे, तो ये इन कामों को भी करने लगे। उनका अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना भी आवश्यक था। देखो, अनाज अगर आपने उगाया है तो अनाज को आप भोजन के रूप में भी बचाकर रखोगे, और आगे भी आपको अनाज को उगाना है तो उस रूप में भी, बीज के रूप में भी आपको उसे बचाकर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात भी सोचनी पड़ी कि भाई इसका भंडारण भी करना है, ठीक है। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी और फिर जमीन में गड्ढे खोदे, ठीक है। तो मिट्टी के जो बर्तन बनाए गए, इन बर्तनों में इस अनाज को रखा गया, ठीक है, या फिर जो टोकरियां बुनी गई, ठीक है, घास से बुनी गई थी, उन घास के बनी टोकरियों में
इस अनाज को रखा गया, जिसके साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने इस अनाज का भंडारण भी किया। स्टार्टिंग में इन्होंने ऐसे भंडारण किया था, आगे कैसे भंडारण होता भी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर धीरे धीरे इनका जो जीवन था स्थायी जीवन की ओर बढ़ गया, ठीक है, एक ही स्थान पर रहना इन्होंने शुरू कर दिया। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थल पर झोपड़ियों और घरों के निशान भी मिले हैं, जिसे जैसे कि बुर्ज होम, ठीक है, बुर्ज होम जो है ये वर्तमान कश्मीर में है, ठीक है, आज के टाइम पर जो कश्मीर है वहां पर, ठीक है। बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। देखो, बुर्ज होम एक जगह है जो कि कश्मीर में पाई जाती है। यहां पर ऐसे साक्ष्य देखने को मिलते हैं जहां पर पहले भी लोग क्या करते थे, गड्ढे बनाते थे, ठीक है। जैसे कि फ्लैट जमीन है, फ्लैट जमीन में यहां पर गड्ढा बना लिया और गड्ढा बना करके यहां पर अपना घर बना लिया, ठीक है। तो गड्ढे के अंदर घर बना करके यहां पर रहा करते थे, ठीक है। इसको बुर्ज होम जगह में, ठीक है, इसे गर्तवास कहा। गर्त यानी कि गड्ढा, वास माने रहना, गड्ढे में रहना, ठीक है। तो गड्ढे में पहले गड्ढा खोदते थे, गड्ढे में अपना घर बनाते थे और वहीं पर रहना शुरू कर देते थे, ठीक है। तो ऐसा देखने को मिला, कई सारे पुरातत्वविदों को झोपड़ियों और घरों के भी निशान देखने को मिलते हैं। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती थी और इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा भी मिलती थी, ठीक है। जो गर्तवास थे वहां पर रहने से इनको ठंड के मौसम में सुरक्षा भी मिलती थी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग के जलाने की जगह भी मिलती है। इससे पता चलता है कि लोग आग भी जलाया करते थे। बहुत सारी जगहों से पत्थरों के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है। पुरापाषाण युगीन यानी कि सबसे पहले जैसे पत्थर बनाए जाते थे, जो सबसे पुराना पत्थर मिलता है उससे काफी अलग प्रकार के पत्थर देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है, ठीक है। नवपाषाण युग के पत्थर, मतलब जैसे कि आप यहां पर ये पत्थर देख रहे हो, यही पत्थर, इस टाइप के पत्थर के औजार देखने को मिलते हैं। अब आप अगर इन पत्थरों में देखोगे तो ये बे औजार, मतलब इनमें ये जो पत्थर है, इनमें अगर आप देखोगे तो इनकी धार जो है अधिक पैनी है, ठीक, इनकी जो धार थी अधिक पैनी थी। इनके ऊपर पॉलिश भी चढ़ाई गई थी। देखोगे चमक रहे पत्थर हैं, ठीक है, इनके ऊपर पॉलिश भी चढ़ाई गई थी। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ऐसे पत्थर आपको पुरापाषाण युग में देखने को नहीं मिलते थे। पुरापाषाण युग में जो आपको औजार देखने को मिल रहे थे वो नुकीले नहीं थे, उनके ऊपर पॉलिश नहीं चढ़ाई जाती थी। तो इसीलिए ये जो पत्थर स्पेशल प्रकार के पत्थर देखने को मिले, तो इस युग को नवपाषाण युग का कहा गया, ठीक है, कि भाई अब नए नए तरीके के पत्थर वगैरह बनाए जाने लगे। साथ ही साथ ओखली और मौसम में प्रयोग होने, ओखली और मौसम, एक मिनट, मौसम का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाने लगा। एक मिनट, मौसम नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, ओके, तो यहाँ पर मौसम की जगह पर मूसल होगा। क्या है? मूसल होगा, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है, मूसल होगा यहाँ पर। मूसल आप देखते हैं, आप सभी के घर में होता है, ठीक है। ओखली आप देखते हो, ओखली होती है इस तरह की, ठीक है। उसके अंदर जो है तो अनाज वगैरह डाला जाता है, हल्दी वगैरह, मतलब जो मसाले होते हैं पीसे जाते हैं, और फिर ऊपर से इसके ऊपर मूसल बजाया जाता है, मूसल, ठीक है। तो सपोज दैट कि भाई एक ओखली बना ली गई और इस तरह का कोई एक मूसल ले लिया गया, ठीक है, और उससे पीट पीट करके अनाज है अब और जो वनस्पतियां हैं उनको पीसने के लिए, ठीक है, चीज़ों को पीसने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला पॉइंट मिलता है, नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन, ठीक है, मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। अलंकरण यानी कि इनके ऊपर डिजाइन भी बनाई जाती थी। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। तो अगर आप नवपाषाण युग के पुरास्थल देखोगे तो नवपाषाण युग के पुरास्थलों से इस प्रकार के बर्तन आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि प्राप्त हुए हैं। और इन बर्तनों पर कभी कभी क्या है कि अलंकरण भरा भी देखने को मिलता है। अलंकरण यानी कि डिजाइन भी बनाई जाने लगी थी धीरे धीरे, ठीक है। और पहले तो स्टार्टिंग में बर्तन का प्रयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था, लेकिन बाद में बर्तनों का प्रयोग जो है जो खाना था, ठीक है, खाना बनाने के लिए भी इसका प्रयोग होने लगा। हाँ, यहां पर अगर आप देखोगे स्थायी जीवन के तो स्थायी जीवन आपका नवपाषाण में शुरू होता है, ठीक है। नवपाषाण में स्थायी जीवन आपका शुरू होता है, ठीक है, जो कि यहां पर आपको देखने को मिलता है। नवपाषाण में ही देखने को मिलता है कि जो पत्थर के उपकरण देखने को मिलते हैं इस टाइम पीरियड के, इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है, ठीक है, जो कि नुकीले पत्थर थे। और ये जो आपको बर्तन देखने को मिल रहे हैं, ये सभी चीजें। आगे बढ़ते हैं। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी समझ लेते हैं। देखो, यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। जब आप ईरान जाएंगे, ठीक है, तो ईरान जाने से पहले बीच में आपको बोलन दर्रा देखने को मिलेगा। और बोलन दर्रे के पास में एक हरा भरा
समतल स्थान है जिसे मेहरगढ़ कहा जाता है। ठीक है, तो मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना शुरू किया था, जो कि हमने क्लास 6 के एनसीईआरटी हिस्ट्री में स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था कि मेहरगढ़ में ही स्पेशली सबसे पहले वहां पर गेहूं और जौ उगाना शुरू किया गया था। मैंने स्टार्टिंग में आपसे प्रश्न पूछा था, इस चैप्टर में आपको आंसर मिलेगा मेहरगढ़ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर उगाना बकरी पालना सीखा था। यहां विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं, इनमें हिरन, सुअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरी की हड्डियां भी शामिल हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। इनमें से कुछ संभवतः भंडार के काम आते थे। जैसा कि हमने देखा कि मेहरगढ़ में लोगों ने गेहूं और जौ की खेती करनी शुरू कर दी थी। जब इन्होंने खेती करनी शुरू की तो धीरे धीरे इनको अपने अनाज को संजो कर रखना भी पड़ता था। ठीक है, अपने भोजन के लिए भी और बीज के लिए भी। तो इस प्रकार की इन्होंने क्या किया, गोदाम या फिर कह सकते हो कि भंडारगिरी बनाने शुरू कर दिए, जो कि आपको मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। यहाँ पर आप देखोगे ये अनाज वगैरह रखा है। ठीक है, तो इस प्रकार के भंडारगृह इन्होंने बनाए जहां पर इन्होंने अपने अनाज का भंडारण करना शुरू कर दिया। और मेहरगढ़ से अगर आप देखो तो हिरन है, सुअर है और जंगली जानवरों की हड्डियां देखने को मिलती है। इसके अलावा भेड़ बकरी की हड्डियां भी देखने को मिलती हैं। इससे ये पता चलता है कि भाई यहाँ पर इंसान लोग रहते थे। ठीक है, क्योंकि जहां पर इंसान लोग रहेंगे, ठीक है, वहां पर चीजें ऐसी ज्यादा देखने को मिलेंगी। ठीक है, आमतौर पर अगर आप देखोगे, अगर किसी जानवर ने इनका शिकार किया होता तो एक ही स्थान पर इतनी बड़ी मात्रा में हड्डियां देखने को नहीं मिलती। ठीक है, एक नहीं कई सारे जानवरों की। ठीक है, क्योंकि जब जानवर शिकार करता है तो उसका निश्चित नहीं कि वो एक ही स्थान पर सारे के सारे शिकारों को लेकर के आएगा और खाएगा। इंसान की ही ये आदत होती है कि कहीं भी शिकार करे लेकर के एक ही स्थान पर आकर के बैठ के खाएगा, क्योंकि उसे अपने परिवार के साथ में रहना ज्यादा पसंद होता है। ठीक है, इसलिए ये एक साक्ष्य के रूप में काम करता है। मनुष्य के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था की मृत्यु, हाँ, लोगों की उस समय आस्था थी। हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उस समय क्या है कि उस समय के जो लोग थे उनकी आस्था ये थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। ठीक है, जो लोग थे उनका ये मानना था कि जब हम मर जाते हैं तो परलोक जाते हैं और परलोक में हमारा एक अलग जीवन होता है। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया, कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कब्रें मिली, कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया था। बेसिकली इसे अगर हम देसी भाषा में कहें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि उस समय के लोगों का ये मान्यता थी कि जब हम मर जाते हैं तो मरने के बाद में भी जीवन होता है और वो जीवन हम परलोक जाने के बाद में वहां पर अपना जीते हैं। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, जब भी कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसके उपयोग वाली वस्तुएं हो गई, खाने के लिए कुछ सामान हो गया, तो उसके साथ में सामान को भी दफनाया जाता था। ठीक है, जबकि मेहरगढ़ में अगर आप देखोगे तो एक ऐसी कब्र मिली है जहां पर एक मृतक को एक बकरी के साथ में दफनाया गया था। ठीक है, हो सकता है कि बकरी को उसके वहां पर मतलब परलोक में खाने के लिए रखा गया हो कि भाई बकरी खाना, ठीक है, और खुश रहना जाकर वहां पे। ठीक है, आप पर लोग जा रहे हो, तो ऐसा यहां पर हो सकता है किया गया हो। हमारा चैप्टर जो है यहां पर समाप्त होता है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। दृढ़ संकल्प 2.0 दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दृढ़ संकल्प की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है एंड 2.0 हमारा ये चैनल है। ठीक है, क्योंकि चैनल पर हम डेली क्लासेस लेकर के आते हैं। हाँ, मंडे से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं ज्योग्राफी की, हमारे दृढ़ संकल्प पर न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी की स्टार्ट हो रही है, तो सब्सक्राइब कर लेना जिन लोगों ने नहीं किया है। और एंड जैसा प्यार आप हमारे इन क्लासेस को दे रहे हो, इसी प्रकार का प्यार आप हमें वहां पर भी देना, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम क्लासेस कंप्लीट नहीं करवा पाएंगे। क्योंकि अगर आप सपोर्ट नहीं करते हो तो हमारा मोटिवेशन डाउन होता है, और मोटिवेशन डाउन होता है तो काम करने में मन नहीं लगता है। हाँ, टेलीग्राम पर जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर दो चीजें हैं, एक तो टेलीग्राम का ऑफिशियल हमारा चैनल है जहां पर कंटेंट मिलता है, और दूसरा है ऑफिशियल ग्रुप। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी सर्च कीजिएगा, दृढ़ संकल्प या फिर ऑफिशियल या फिर दृढ़ संकल्प ऑफिशियल ग्रुप, दोनों ही चीजें आ जाएंगी, आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इंस्टाग्राम पर अगर आपके मन में कोई भी सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हो, प्रिपरेशन से रिलेटेड, सिलेबस रिलेटेड, या फिर हमारे स्पेशल कोर्स से रिलेटेड, नोट्स से रिलेटेड, तो आप हमको इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। हमारी इंस्टाग्राम की आईडी ये दी गई है, इससे आप सर्च कर लीजिएगा, या फिर हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दी है। फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा फेसबुक पेज का आईडी है, तो हमने सब कुछ दे दिया। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। एंड जिन लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं, नोट्स के लिए आप हमको इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। जब आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे तो हम वहां पर आपको रिप्लाई देंगे, एंड नोट्स आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज के प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ में। हाँ, एक मिनट, संडे को क्लासेस हम नहीं करवाएंगे क्योंकि एक दिन हमको भी
चाहिए होगा अपनी क्लासेस रेडी करने के लिए, पीडीएफ रेडी करने के लिए, नोट्स रेडी करने के लिए। और मंडे की जो क्लास आएगी ठीक 10 बजे आ जाएगी। ठीक है, 10 बजे हम चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सामने आरंभिक नगर हड़प्पा सभ्यता के ऊपर आधारित हमारा ये चैप्टर होगा। इस चैप्टर का वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जैसे कि अन्य सभी चैप्टर का हुआ है। हम हर वीडियो में अपना 101% देने की कोशिश करते हैं। पिछले वीडियो से अगला वीडियो बेस्ट होता है। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक कर देना, अगर अच्छा लगा और नहीं लगा है तो डिसलाइक कर देना। ठीक है, कुछ भी करके जाओ। एंड अब यहां तक आ गए हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद लिखना। और इसी के साथ में हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं मंडे को अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।